नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला आर्टिकल डिस्कस करने वाले नहीं है। अरुण मेहरा साहब का ये आर्टिकल है, द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इज ओवरड्यू। बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एज अ नेशन, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग करना, ब्लड सर्कुलेशन करना, नए सेल का फॉर्मेशन करना, ये सब जरूरी होता है बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए। उसी प्रकार से एक डेमोक्रेसी में ओपन माइंडेड डेलिब्रेशन करना, माइनॉरिटीज का ध्यान रखना, हिस्टोरिकल इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना, इस प्रकार की चीजों को सॉल्व करने के लिए लगातार आप कह सकते हो कि जो हमारा देश है उसको अपने प्रोसेस को इवॉल्व करना चाहिए। इसमें अगर एक सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी आएगी, इसमें मेजोरिटेरियनिज्म आएगा, तो ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार के इन्होंने कुछ आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स दिए हैं। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखे हैं और बिल्कुल ही आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज, जैसे एक आर्टिकल ये है, मेकिंग आउट अ केस फॉर प्रॉपिंग आउट द मिडिल क्लास। यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कि भाई देखिए, कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स रहा है सरकार का, उस रिस्पॉन्स ने सरकार ने गरीबों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, सप्लाई चेन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि सरकार का रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स लाने के लिए है, लॉन्ग टर्म की चीजों का ध्यान नहीं रख रहा है, और ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा सरकार ने यहाँ पे किया नहीं है। मिडिल क्लास बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में इस कोविड-19 के बाद। इसके लिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पे फरकान कुमर साहब और तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब ने बताए हैं, इन दोनों को हम लोग इन सब चीजों को यहाँ पे समझेंगे। इनफैक्ट नोबेल लॉरिएट 2017 जो है ना, रिचर्ड एच थैलर, इनकी इकॉन्स और ह्यूमंस की थ्योरी से शुरुआत की गई है। तो इकॉन्स और ह्यूमंस की थ्योरी क्या है और किस प्रकार से हमारी सरकार ओवरऑल मिडिल क्लास को इग्नोर कर रही है, लॉन्ग टर्म अप्रोच को नहीं ले रही है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स दिए गए, इस पॉइंट्स को देखेंगे। फिर ओवरऑल तालिबान को जिताने के साथ कैसे पाकिस्तान अपनी खुद की कब्र खोद सकता है, कैसे आप देखो तो यूएसए ने मुजाहिदीन का सपोर्ट लिया और उसमें से तालिबान बन गया, और वही तालिबान अब यूएसए से लड़के उसको भगा रहा है। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने जो तालिबान की मदद की है जीतने के लिए, ये कैसे पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, इसके बारे में बात की गई है। नोवाक जोकोविच, देखिए ओवरऑल टेनिस में अगर 3 बड़े नाम लिए जाए मेन सिंगल में, तो आते हैं राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। इनफैक्ट अभी जो यूएस ओपन हो रहा है उसमें राफेल नडाल और रॉजर फेडरर को नोवाक जोकोविच क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो चोट लगा है तो ये खेल नहीं रहे। नोवाक जोकोविच की और थोड़ी बहुत तारीफ की गई है। फीमेल टेनिस में क्या चल रहा है इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इसको देख लेंगे। एक प्रकार से टेनिस की दुनिया से हम लोग थोड़ा रूबरू हो जाएंगे। ब्रिक्स वाला आर्टिकल मैं यहाँ पे अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ज्यादा मुझे इसमें कोई बहुत अलग से बात करने वाला लगा नहीं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे पैरालंपिक्स को लेके, एक्चुअली में जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इस आर्टिकल को लिखा है, राहुल बजाज, ये खुद डिसेबल्ड है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया में डिसेबल्ड पर्सन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये जो पैरालंपिक्स में हमारे डिसेबल्ड पर्सन ने मेडल जीते हैं, इनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिसेबल्ड की मदद करने के लिए हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया जा सकता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। और नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को लेकर देखिए, ये आर्टिकल पामू संपत कुमार साहब ने लिखा है। ये आईएएस है and he is a commissioner and secretary to the chief minister, and Abhishek Srivastava senior manager of Argem, a public charitable Bengaluru based foundation। एक्चुअली में ये बता रहे हैं कि कैसे मेघालय में इन्होंने एक वन स्टॉप सेंटर बनाया है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। कैसे मेघालय, जो कि एक समय पे आप कह सकते हो कि वन ऑफ वाटर रिच स्टेट था, काफी फॉरेस्ट थे यहाँ पे, ओवरऑल बहुत सारी स्प्रिंग्स थी। अब जो मेघालय की इकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, और इसको रिकवर करने के लिए लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कैसे अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो मेघालय की इकोलॉजी का खराब होना और उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसके रिस्पेक्ट में 3-4 पॉइंट्स बताए गए, इनको देखेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले सुधांशु कुमार ने हमको ज्वाइन किया, फिर डिस्क्रिशन इल्यूमिनेशन ने हमको ज्वाइन किया, जो भी इनका नाम है डिस्क्रिशन इल्यूमिनेशन। देन सदाकांत मौर्य ने हमको ज्वाइन किया, फिर डेविड भगत ने हमको ज्वाइन किया, देन द पोचा इंसान, जो भी इनका नाम है द पोचा इंसान, इन्होंने हमको ज्वाइन किया, फिर अंकेश राय ने हमको ज्वाइन किया। उसके आगे देखें तो यूनिक टॉक ने हमको ज्वाइन किया। देन नेक्स्ट संध्या रवानी ने हमको ज्वाइन किया। संध्या रवानी का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक संध्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनुज सोनी ने हमको ज्वाइन किया। डॉक्टर संतोष कुमार ने हमको ज्वाइन किया। साक्षी सक्सेना ने हमको ज्वाइन किया। अनुराधना तिवारी ने हमको ज्वाइन किया। अनुराधना तिवारी का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अनुराधना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर गीतिका यरला गड्ढा ने
गीतिका, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। विशाल झा ने हमको ज्वाइन किया। विशाल झा का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच विशाल फॉर ज्वाइनिंग बैक। इनके कमेंट्स भी मुझे बहुत अक्सर कर फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, तो वेलकम बैक विशाल। तो विशाल झा 3rd मंथ एज अ मेंबर। गीतिका यरलागड्डा, वेलकम गीतिका। देन अनुराधना तिवारी 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक अनुराधना। साक्षी सक्सेना, डॉक्टर संतोष कुमार, अनुज सोनी। देन संध्या रवानी का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक संध्या। देन यूनिक टॉक, देन अंकेश राय, देन द पोचा इंसान, डेविड भगत, सदाकांत मौर्य, डिस्क्रिशन इल्यूमिनेशन एंड सुधांशु कुमार। आई वेलकम यू बैक टू माई चैनल एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। आपके कंसिस्टेंट सपोर्ट से काफी मदद मिलती है। और भी लोगों को बोलूंगा भाई, अगर आप कर सकते हैं ज्वाइन तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। रीजन बीइंग सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और आगे आने वाले समय में मैं अपने मेंबर्स के लिए बहुत बल्क में मैंने प्लान बनाया कि मैं एमसीक्यूज लेके आने वाला हूँ। प्रीलिम्स ऑलमोस्ट आ गया, उसके बाद बहुत बल्क में मेजर बेसिस पे मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा अपने जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए। ये मैंने थोड़ा प्लान किया। अगर जो भी मेंबर्स फ्यूचर में जिस प्रकार की भी चीज चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी बीइंग सस्टेनेबल इन दिस बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे बिना कोर्स बेचे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बिना कोर्स बेचे जब चीजें की जाती हैं तो चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है, जैसे मेरे लिए हो जाती है। पर चलिए कह रही आप लोग हैं जब तक, तब तक चल रहा है सब कुछ। फिर चालू करते हैं अपने डिस्कशन को। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो। अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा जस्ट इस लेक्चर के बाद। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर ले। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक बटन जरूर दबा दो। एंगेजमेंट के लिए जरूरी होता है, इसलिए मैं बताता हूँ। शुरुआत करते हैं फॉर द रिकॉर्ड। जोकोविच कुड स्क्रिप्ट हिस्ट्री इफ ही कंप्लीट्स द कैलेंडर ग्रैंड स्लैम एट द यूएस ओपन। देखिए, अगर आप देखो तो अभी के लिए यूएस में ये जो आपका टूर्नामेंट होने वाला है यूएस ओपन का, यहाँ पे नोवाक जोकोविच का एक मौका है कि वो हिस्ट्री में सबसे बड़ा मेंस सिंगल प्लेयर बन सकता है टेनिस का। अभी के लिए बात की जाए तो नोवाक जोकोविच के पास भी 20 ग्रैंड स्लैम है, फेडरर के पास भी 20 ग्रैंड स्लैम है, राफेल नदाल के पास भी 20 ग्रैंड स्लैम है। और राफेल नदाल और रॉजर फेडरर यहाँ पे कंपीट नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल नोवाक जोकोविच के पास यहाँ पे एक मौका है कि वो ये जो फ्लशिंग मीडोज है यूएस में, जहां पे यूएस ओपन हो रहा है, वहां पे जीत सकता है। नडाल को एक फुट इंजुरी है और फेडरर को नी इंजुरी है, और अच्छी खासी इनकी उम्र भी हो गई है। नोवाक जोकोविच खुद 34 साल के हैं। अब नए नए यंग गन्स आ रहे हैं जो कि इस प्रकार के प्लेयर्स को हरा रहे हैं। ओवरऑल देखो तो इस साल नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीता है, विंबल्डन भी जीता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज तक नहीं जीत पाए, बट अगर ये यहाँ पे यूएस ओपन जीत जाते हैं तो अब तक के सबसे बड़े प्लेयर बन जाएंगे ये टेनिस हिस्ट्री के। ओके, फिर आगे बात की जाए तो हाँ, हारने के चांसेस भी, जैसा कि मैंने बताया टोक्यो ओलंपिक्स वाला। फेडरर और नदाल की स्टाइल को लेके काफी बात की जाती है। जिस स्टाइल से फेडरर और नदाल खेलते हैं ना, बहुत स्टाइलिश समझा जाता है। जोकोविच को इतना स्टाइलिश नहीं समझा जाता है, बट जोकोविच की जो कंसिस्टेंसी है और परसिवरेंस है वो बहुत तगड़ा है। स्टाइल तो नहीं है उनके खेलने में बहुत ज्यादा, ऐसा लोगों का बोलना है, बट अपनी परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के चलते ओवरऑल ये इतने सक्सेसफुल है। बहुत जबरदस्त फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। ऑफ द टर्फ ये हीरो नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन के अगेंस्ट इन्होंने स्टेटमेंट दी। इनको खुद कोविड-19 हो गया था, क्योंकि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इन सब चीजों को लेकर इनको अक्सर कर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट ओवरऑल ऑन द फील्ड जो इनकी बादशाहत है उसको तो भाई दुनिया लोहा मानता है इनका। फिर पिछली बार जो यूएस ओपन हुआ था, ये बात इंश्योर करना चाहिए जोकोविच को कि इस बार ना हो जाए। पिछली बार क्या हुआ था कि यूएस ओपन खेलते वक्त इन्होंने गलती से जो जज बैठता है ना साइड में टेनिस में, उसको बॉल मार दी, तो वो बाहर निकल गए। यूएस ओपन से इनको निकाल दिया गया। तो ऑस्ट्रियन डोमिनिक थीम जीत गया था। अब इस बार ऑस्ट्रियन डोमिनिक थीम को रिस्ट इंजुरी है, तो यहाँ पे एक चांस है जोकोविच जीत सकते हैं। कुछ और प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि अलेक्जेंडर ज़वेरेव, इसने जोकोविच को टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में हराया था। डैनी मेदवेदेव, स्टेफेनोस टिसिपास, इस तरीके के कुछ नए प्लेयर्स आ गए हैं जो कि जोकोविच को चैलेंज जरूर दे रहे हैं, बट ही हैज अ चांस टू विन यूएस ओपन। फिर अगर लेडीज की बात की जाए तो डिफेंडिंग चैंपियन नाओमी ओसाका कमबैक कर रही हैं। फ्रेंच ओपन से ये बाहर निकल गई थी। इन्होंने मेडिकल इश्यूज को, मेंटल इश्यूज को पॉइंट आउट किया था। इनफैक्ट ये प्रेस ब्रीफिंग्स नहीं करना चाहती थी। इनके ऊपर भी मैंने बात की थी, नाओमी ओसाका के ऊपर एडिटोरियल में ही बात हुई थी। तो नाओमी ओसाका भी टोक्यो ओलंपिक्स में भी हारी हैं 3rd राउंड में, और अब वो वापस आ रही हैं यूएस ओपन में। फीमेल में वो चैंपियन रही हैं।
बट ओवरऑल अभी के लिए वो स्ट्रगल कर रही हैं। कितना जीत पाएंगी कितना नहीं जीत पाएंगी ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो छोटा सा आर्टिकल था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर बात करते हैं पिरहिक विस्ट्री, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंसी इन अफगानिस्तान विल बी काउंटर प्रोडक्टिव टू पाकिस्तान। देखिए, जब तालिबान ने जीता था ना अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने तालिबान की इस विक्ट्री को एक्नॉलेज किया था। इसके फॉल से पहले, मतलब अफगानिस्तान की सरकार के फॉल से पहले, जब तालिबान लड़ रहा था उस समय पे पूरी दुनिया तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल रही थी, पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रही थी, और आपका जो अफगान थे वो भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि पाकिस्तान तालिबान के ऊपर के अपने लेवरेज को इस्तेमाल करके तालिबान को थोड़ा रोके। उस समय पे पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करता रहा, सिर्फ बातों ही बातों में। ओवरऑल जो भी इसकी लेवरेज थी, जो भी इसका इन्फ्लुएंस था तालिबान के ऊपर, इसका इसने इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा, जिसमें यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट हो और इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनस्टेबिलिटी मचाई है अफगानिस्तान के अंदर, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। 16 अगस्त को ओवरऑल यहां पे पाकिस्तान ने क्या बोला कि अफगानिस्तान हैज ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, मतलब अफगानिस्तान की सरकार हट गई और तालिबान पावर में आ गया, मतलब स्लेवरी हट गई। जबकि पहले डेमोक्रेसी थी, अब एक टोटलिटेरियन राज है। तो कुल मिला के तालिबान का ओपन सपोर्टर है, वन ऑफ द 3 कंट्रीज जिसने ओपनली तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, चाइना रशिया के साथ। ओवरऑल पाकिस्तान का रोल आज से नहीं है तालिबान की प्रेजेंस में, 1990 से आप देखोगे तालिबान को हेल्प दे रहा है पाकिस्तान। 1996 से लेकर 2001 तक भी आप देखोगे कि पाकिस्तान हेल्प दे रहा था तालिबान को। ओके, फिर अगर आप देखो तो जब यूएस की फोर्सेस ने तालिबान को हराया, तो ये जो तालिबान की लीडरशिप थी वो क्वेटा बलूचिस्तान में जाके छिप गई। इनके मिलिटेंट्स को छुपने की जगह दी पाकिस्तान ने, इनके इंसर्जेंट्स को ट्रेनिंग दी पाकिस्तान की आर्मी ने, हथियार प्रोवाइड किए, आज भी प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की। और आज की डेट में तालिबान अगर काबुल के ऊपर कैप्चर कर पाया है, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमा पाया है, तो उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। बट अभी भी विक्ट्री मनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि तालिबान की विक्ट्री से एक्चुअल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी तालिबान के पैरेलल एक और ऐसी ही आइडियोलॉजी वाला ग्रुप है जिसको बोलते हो तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डेडली टेररिस्ट अटैक करवाए हैं। तो जिस प्रकार की चीजें 26 अगस्त के काबुल ब्लास्ट के बाद देखने को मिली हैं, आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट अटैक्स और देखने को मिल सकते हैं, और कहीं तहरीके तालिबान को मेन अफगानिस्तान की तालिबान ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया और ओवरऑल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई, तो चीजें काफी क्योटिक हो जाएंगी। क्योंकि बात यह है ना, जब आप टेररिज्म को सपोर्ट देते हो तो टेररिज्म किसी का सगा नहीं है, वो आपके ऊपर पलट के वापस आएगा। आपको लगता है कि आप उसको स्ट्रेटेजिकली अपने फेवर में यूज कर लेंगे, बट किसी भी चीज को स्ट्रेटेजिकली, खासकर टेररिज्म, आतंक जैसी चीज को अपने फेवर में यूज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बात करो अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में केओस है, लॉलेसनेस है, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जैसे ग्रुप वहां पे प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ब्लास्ट करवा रहे हैं। तो ओवरऑल बिना किसी ऑर्डर के इस केओस में ये जो कंट्री है, ये एक मल्टी डायरेक्शनल सिविल वॉर में जा सकता है, जिसमें तालिबान, आईएस खुरासन और जो पुराना रिजीम था अफगानिस्तान की सरकार का, जो कि इस समय पे पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस में एक्टिव है, ये सारे प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हो। ऊपर से बहुत ट्राइबल सोसाइटी है आपकी अफगानिस्तान की, आपकी पाश्तून्स हो गए, तजीक्स हो गए, हजारा कम्युनिटी के लोग हो गए। यहाँ पे इससे ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे भी लड़ाइयां हो सकती हैं। तो कुल मिला के जो हार्ड लाइन इस्लामिज्म है, वो ओवरऑल अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को तोड़ सकता है अंदर से। प्लस ये बोला जा रहा है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी होती है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होती है। जैसे सोवियत यूनियन को निकालने के लिए यूएस ने मुजाहिदीन को सपोर्ट दिया 1980s में। इसी मुजाहिदीन से निकले तालिबान, और इसी तालिबान ने मदद की अलकायदा की, और अलकायदा ने अमेरिका के खिलाफ डेडली अटैक किया है, उनके ट्विन टावर तोड़ के नीचे गिरा दिए। तो आप जो बोओगे वही पाओगे, यूएसए ने जो बोया वही पाया। अब अगर पाकिस्तान ने यहाँ पे तालिबान के रूल को बोया है, तो कहीं ना कहीं उसको इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो पाकिस्तान को तालिबान के ऊपर अपना प्रेशर इस्तेमाल करके ये बोलना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को डिग्निटी दो, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह मत दो। लेकिन पाकिस्तान कहाँ ये बात, पता नहीं हिंदू के आर्टिकल्स
लिखने वाले क्या सोच के लिखते हैं, ये यहाँ पे पाकिस्तान को राय दे रहे हैं कि तुम अफगानिस्तान के अंदर ये बोलो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके कि वो टेररिस्ट नेटवर्क्स को ना पनाह दें। अरे पाकिस्तान खुद ही टेररिस्ट नेटवर्क्स को पनाह देता है। पूरी की पूरी पाकिस्तान की पॉलिटी, आर्मी, आईएसआई सबका टेररिस्ट नेटवर्क्स के साथ लिंक है, और तुम बोल रहे हो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ना करे। तो यार ये कहां होने वाला है? मतलब ओवरऑल देखिए, पाकिस्तान का पूरा एस्टैब्लिशमेंट बहुत हद तक प्रो टेररिज्म है। वो आराम से चाहे तो टेररिज्म को अपने यहाँ से हटा सकते हैं, बट डेफिनेटली उन्होंने टेररिज्म के ग्रुप्स को पनाह दिए इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए। अब उसमें से कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो उन्हीं के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन सब चीजों में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तालिबान की सरकार आ ही गई है अब अफगानिस्तान के अंदर, धीरे धीरे करके हमको पता चल जाएगा कि उसके इंटेंशंस भी कितने बिनाइन हैं। फाइनली बात करते हैं अगले आर्टिकल पे, मेकिंग आउट अ केस फॉर प्रॉपिंग अप द मिडिल क्लास, लिविंग आउट अ श्रिंकिंग मिडिल क्लास इन पॉलिसी टू हैंडल द डीप इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 विल हैम्पर रिकवरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो सबसे पहले तो व्यू पॉइंट दिया गया है दो ऑथर्स का, एक्चुअली एक ऑथर का, नोबेल लॉरिएट रिचर्ड एच थैलर। ये जो रिचर्ड एच थैलर हैं, इनको 2017 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। इन्होंने एक्चुअली में दो थ्योरीज दी हैं। एक्चुअली अपनी थ्योरी में इन्होंने एक इकॉन्स का कंसेप्ट बताया, एक ह्यूमंस का कंसेप्ट बताया। आप समझिए, जो इन्होंने थ्योरी दी थी जिसके बेसिस पे इनको नोबेल का अवार्ड मिला है, एक है इकॉन्स, एक है ह्यूमंस। ओके, इसको होमो इकोनॉमस भी बोलते हैं। अभी इकॉन क्या है? इकॉन एक्चुअली वो लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस रेशनैलिटी के बेसिस पे लेते हैं, और ये लोग फ्लॉलेस डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ओवरऑल एक मशीन होती है ना, मशीन को जिस प्रकार से प्रोग्राम किया गया एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए, वो वैसे ही काम करेगी। वही होते हैं इकॉन्स। इकॉन्स वो लोग होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस रैशनल बेसिस पे लेते हैं, वो किसी भी प्रकार के बायस को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देते। उसके अगेंस्ट में ह्यूमंस वो लोग होते हैं जो डिसीजंस अपने बायस के हिसाब से लेते हैं, उनके बहुत सारे बिहेवियरल बायस हैं। और ह्यूमंस वो भी लोग होते हैं जो कि इमीडिएट फायदे के लिए डिसीजंस लेते हैं। तो इकॉन्स वो हो गए जो रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म फायदा देख रहे हैं, इमीडिएट फायदे की बेसिस पे लॉन्ग टर्म फायदे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। ह्यूमंस वो लोग हैं जो कि इमीडिएट बेसिस का फायदा ज्यादा देखते हैं, अपने बिहेवियरल बाइस पे डिसीजन लेते हैं। जो लोग बिहेवियरल बाइस पे डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजंस अक्सर कर इनएफिशिएंट होते हैं। ठीक है भाई? तो जब बायस वाला एलिमेंट ज्यादा आ जाता है तो ह्यूमंस आ जाते हैं, जब आपके डिसीजंस एफिशिएंट हो तो फिर वो आता है किसके अंदर? इकॉन्स के अंदर। गॉट इट? चीजें क्लियर हो गई? अब देखिए, यहां पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ह्यूमंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं ऑथर। ऑथर बोल रहे हैं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी तो ह्यूमंस ही हैं। इनका जो थॉट प्रोसेस है कोविड-19 को हैंडल करने का, यहाँ इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 और उससे रिलेटेड पॉलिसीज की बात की जा रही है। जो भी स्टिमुलस पैकेजेस हमारी सरकार के थ्रू लॉन्च किए गए, उसका काम क्या है? पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मदद करना, इकोनॉमी को रिवाइव करना। किसके थ्रू? सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करके। क्योंकि अगर आप सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व कर लोगे तो इमीडिएट बेसिस पे प्राइसेस में रिलीफ मिल जाएगी मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमीडिएट कॉस्ट एक्टिविटीज और इमीडिएट रिवार्ड एक्टिविटीज को अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के टारगेट को आप स्किप कर देते हो। कुछ हद तक आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आरबीआई ने एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस ले रखा है, जिसके चलते अभी के लिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है। तो ऑथर यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, देखिए वैसे तो ऑथर ने बहुत ज्यादा पॉइंट यहाँ पे नहीं दिए हैं, ये जो पॉइंट है वो मैं अपनी नॉलेज से आपको बोल रहा हूँ। इनका ये बोलना है कि जो भी सरकार के यहाँ पे स्टेप हैं वो इमीडिएट बेसिस पे ज्यादा फायदा लाने के हैं, ज्यादा बेनिफिट लाने पे, लॉन्ग टर्म में सारे के सारे स्टेप्स फेल हो जाएंगे। ठीक है? तो लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स इन स्टेप्स के आने वाले नहीं है, ऐसा यहाँ पे थैलर की थ्योरी के हिसाब से बोला जा रहा है। और थैलर की थ्योरी के हिसाब से ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो ह्यूमंस की तरह सोच रहे हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया। फिर आगे क्या बताया गया? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया वो ये है कि भाई हमारी सरकार मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एक डिकेड ओल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है 72 कंट्रीज की, जिसका टाइटल है रोल ऑफ द मिडिल क्लास इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट डू क्रॉस कंट्री डाटा शो। इसके बारे में जनवरी 2011 की स्टडी है, आपको ये रटने वटने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर जो स्टडी थी उसने मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस को बताया। उसने बोला जो मिडिल क्लास है ना वो इनोवेशन को फॉस्टर करता है। देयर मतलब मिडिल क्लास values also encourage the accumulation of human capital by education and savings that can be used for productive investment in the economy। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब कि ओवरऑल मिडिल क्लास पढ़ लिख के हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है और फिर यही ह्यूमन कैपिटल हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मदद करता है। प्लस ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ये इकोनॉमिक सेविंग्स भी करते हैं।
और ये इकोनॉमिक सेविंग्स बैंकों में पड़ रहेंगी और फिर इस पैसे को इस्तेमाल करके हमारी इकोनॉमी को ऊपर उठाया जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में। तो कुल मिला के ऐसी पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है जो कि हमारी मिडिल क्लास को नर्चर करें लॉन्ग टर्म में। बट अभी के लिए जो कोविड-19 की पॉलिसीज बनाई गई हैं वो हमारी मिडिल क्लास को बिल्कुल भी नर्चर नहीं कर रही हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है भाई, ओके। तो ये जो मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस नोबेल प्राइज विनर्स अभिजीत बनर्जी और एस्थर ड्यूफ्लो में दी। इन्होंने बोला कि भाई मिडिल क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और सबसे खास बात यह है कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में यानी 1991 के बाद इंडिया में मिडिल क्लास का नंबर 20 टाइम्स बढ़ा है और इनके बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी है। आज की डेट में हमारी आबादी का 25% मिडिल क्लास है और 3/5 ऑफ द टैक्स पेयर्स बेस, 4/5 मतलब 80% जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी मिडिल क्लास में। तो हमारी इकोनॉमी के 80% टैक्स पेयर्स मिडिल क्लास में, 25% आबादी हमारी मिडिल क्लास की है। और इसी मिडिल क्लास के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पुअर क्लास के लिए कर रहे हो और इमीडिएट सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो कैसे काम बनेगा? ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे लॉन्ग टर्म में आप इकोनॉमी को कैसे ग्रो करोगे? तो ये एक प्रॉब्लम निकाल रहे हैं किसकी अप्रोच में? सरकार की अप्रोच में। फिर एक प्यू सेंटर रिपोर्ट को कोट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई मिडिल क्लास इन द कंट्री श्रंक बाय अ थर्ड, मतलब 1/3 मिडिल क्लास कम हो गई और ओवर 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख फॉलोइंग द फर्स्ट वेव ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। देयर नंबर में हैव फर्दर वाइडेड सब्सिक्वेंट टू सेकंड वेव। जब पहली कोरोना वायरस की वेव आई थी उसके बाद ऐसा बोला गया था कि 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी से निकल के पुअर क्लास में चले गए और जो मिडिल क्लास की टोटल आबादी थी ना वो 33% घट गई, 1/3 घट गई। और सेकंड वेव के बाद कितना इंपैक्ट है अभी हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, उसके लिए अभी भी थीसिस चल रही है। हमने ये देखा है कि अर्बन इनएम्प्लॉयमेंट रेट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अर्बन इनएम्प्लॉयमेंट रेट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो 30 अगस्त 2021 को जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 8.13% था, अपने आप में बहुत ज्यादा था ये। फिर आउट ऑफ द टोटल नॉन फॉर्म जॉब लॉसेस सिंस जनवरी 2021 द मिडिल क्लास कंप्राइजिंग सैलरीड एम्प्लॉयज एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन एज हाई एज 13.7 मिलियन। तो भैया जो टोटल नॉन फॉर्म जॉब लॉसेस हुए हैं जनवरी 2021 से, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर सैलरीड एम्प्लॉयज का है और एंटरप्रेन्योर्स का है। तो लगभग 1 करोड़ 37 लाख लोगों जो कि एम्प्लॉय थे या फिर एंटरप्रेन्योर्स थे, इनके कमाई के साधन चले गए सिंस जनवरी 2021। तो कोरोना के इंपैक्ट के चलते जनवरी 2021 से अब तक 1 करोड़ 37 लाख लोग जो कि नौकरी कर रहे थे या छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स थे, इनके एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू चले गए। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब यही दिखा रहा है कि भाई हमारी जो मिडिल क्लास है उस मिडिल क्लास की कमर टूट रही है इस कोरोना के पैंडेमिक में। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट सपोर्ट हमारी मिडिल क्लास को हमारी सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2021 का डाटा बताता है कि 32 लाख सैलरीड लोगों की जॉब गई है केवल जुलाई में। और ये जो हाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चल रहे हैं ना, एडिबल ऑयल के हाई प्राइसेस चल रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा चल रहा है, इसका जो सबसे तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना वो मिडिल क्लास पे पड़ता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एडिबल और रिटेल इन्फ्लेशन कहां पे? एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन 32.5% पे, रिटेल 5.6% पे। पेट्रोल डीजल प्राइस चल रही है, बढ़ रही है, तो किसकी इनकम कम होगी? इफेक्टिव इनकम कम होगी, मिडिल क्लास की। और अगर मिडिल क्लास की इफेक्टिव इनकम कम होती है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम इरोड हो जाएगी। ओके, जब फूड प्राइसेस के दाम बढ़ेंगे तो कंज्यूमर की इनकम ज्यादातर फूड और फ्यूल को खरीदने में चली जाएगी, तो बाकी चीजों को खरीदने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा नहीं बचेगा। और इसीलिए हमने देखने को मिला है कि इस कोरोना की सेकेंड वेव में जब बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे मिडिल क्लास के, तो उनके पास हॉस्पिटल वगैरह के बिल देने के पैसे नहीं थे, तो जो भी उनके घर का सिल्वर था, गोल्ड था, उसको बेच के वो लोग अपने हॉस्पिटल का बिल दे रहे थे, बच्चों की फीस दे रहे थे, शॉप का रेंट दे रहे थे। मतलब ओवरऑल पिछले 4 महीनों में जब कोरोना की सेकेंड वेव का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा है, अपनी पुरानी सेविंग्स को इस्तेमाल करके इन लोगों ने जैसे तैसे करके अपना खर्चा चलाया है। मतलब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार का फोकस नहीं जा रहा है और लॉन्ग टर्म में दैट वुड बी वेरी डेंजरस। यहां पे एक और स्टैटिस्टिक्स दी जा रही है, ये जो मिडिल क्लास होती है ना, दे आर वेरी रिस्क अवर्स। जब भी उनको सरकार की तरफ से मदद नहीं आ रही होती है और उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना में आ गई है, तो फिर वो लोग रिस्क अवर्स हो जाते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि आप देखोगे कि 2020-21 में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 11.4% से बढ़े हैं। मतलब मेरे आपके जैसे मिडिल क्लास लोग, मान लो पहले मैं 50,000 रुपए महीने कमा रहा था, ठीक है, और मैं बचाता था लगभग मान लो 25,000 रुपए प्रति महीने के, और 25,000 में अपना खर्चा चलाता था।
अब हुआ ये कि कोरोना का पैंडेमिक आया, 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिली और मान लो मेरी 50,000 रुपए की कमाई 45,000 हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा कि अपने इस 45,000 में से 15-16,000 रुपए में खर्चा चलाने की कोशिश करूंगा और बाकी का बाकी में बचाने की कोशिश करूंगा। और बचाने के लिए मैं उसको बैंक में डालूंगा, या तो मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा या मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूंगा। तो जो मेरे बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग, जो कि 80% ऑफ द टैक्स पेयर्स हैं, अगर वो अपनी सेविंग्स को बचाने लगे, स्पेंड नहीं करेंगे, तो डिमांड लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो भी ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाएगी। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। और ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी बताया गया। जुलाई 2021 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या बताता है? 48.6 पॉइंट, जो कि काफी कम है। मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है और जहां पे भी इकोनॉमी में मिडिल क्लास श्रिंक की है वो उस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है, पॉजिटिव सेंटीमेंट की जरूरत है, और वो तब हो रहा है जब कोई डायरेक्ट सपोर्ट सीधे सीधे सरकार की तरफ से मिडिल क्लास के लिए जाए। बट वो अभी के लिए ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ज्यादातर जो सपोर्ट है वो सप्लाई साइड को इंप्रूव करने के लिए है, या फिर आपका बिल्कुल ही जो गरीब है उनके लिए है। मिडिल क्लास के लिए यहां पे ज्यादा बेनिफिट नहीं लाए गए हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, मेकिंग द पैरालंपिक्स काउंट। देयर इज अ चांस टू इंप्रूव द कंडीशन फॉर द डिसेबल्ड परस्यूइंग स्पोर्ट्स एंड टू रिफ्रेश द वे वी व्यू डिसेबिलिटी। देखिए, अगस्त 30 इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन था। पैरालंपिक्स में 5 मेडल जीते हमने एक ही दिन में, 2 गोल्ड मेडल और बाकी आपके ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीते। तो कुल मिला के जो पैरालंपिक्स था, ये आप कह सकते हो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिसेबल्ड की काबिलियत को दिखाने के लिए। इंडिया में अगर आप देखो तो डिसेबल्ड पीपल के साथ बहुत प्रकार का आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नोइंगली और अननोइंगली भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। जो लोग नोइंगली डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि अरे यार ये तो अंधा है, ये तो बहरा, इस प्रकार की जो बातें कहते हैं, वो तो है ही देखो गिरे हुए, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो डिसेबल्ड पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो तो है ही बेकार। कभी कभी हम लोग अननोइंगली भी उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिसेबल्ड पर्सन है, अब वो अपना कोई काम कर रहा है, मान लो वो चल के कहीं जा रहा है, अब आप जबरदस्ती हीरो बन के उसकी मदद करने लगो। उसने आपकी मदद नहीं मांगी है लेकिन आप जाके मदद करने लगो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको इस बात का एहसास दिला रहे हो कि उसे मदद की जरूरत है, जबकि उसको नहीं है मदद की जरूरत। तो अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन अपने दम पे कोई चीज कर रहा है, उसको करने दो, जबरदस्ती उसको रोको मत। मतलब जबरदस्ती जाके उसकी मदद करने की कोशिश मत करो। मदद मांग रहा है देन वेल एंड गुड, बट अगर आप जबरदस्ती जाके मदद करने की कोशिश करोगे, मतलब फिर आप टैबू कर रहे हो, मतलब फिर आप उसी इंसान को इस बात का एहसास दिला रहे हो कि वो डिसेबल्ड है। ये गलत है। प्लस क्या होता है कि जो हमारे ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे भी कभी कभी इनके खिलाफ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और अनफाउंडेड बायसेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उनमें जो एक्सेस है इन डिसेबल्ड पर्सन का वो बहुत लिमिटेड है। जैसे ऑथर बता रहे हैं कि ये एक ब्लाइंड पर्सन है, तो दिल्ली में एक स्विमिंग पूल में ये स्विमिंग करने गए, लेकिन इनको स्विमिंग नहीं करने दी गई। जब इन्होंने पूछा कि क्यों स्विमिंग नहीं करने दे रहे हो, तो ये ब्लाइंड पर्सन थे, तैर रहे होंगे, तो तैरते तैरते हो सकता है बगल में किसी से हाथ टच हो जाए, और जिससे हाथ टच हुआ वो लड़की है, तो वो लड़की जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बोल देगी कि भाई ये इनको दिखता नहीं, ये तैरते हैं, हमको छूते हैं तो हमको अनसिक्योर फील करता है। तो ये देखिए कितनी गलत बात है। एक ब्लाइंड पर्सन वहां पे तैर रहा है, मान लो वो उसका हाथ किसी से टच भी हो गया, तो वहां पे वो वुमेन जाके कंप्लेन कर देती है कि भाई यहाँ पे टचिंग वगैरह चल रही है और ओवरऑल हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से कोई टचिंग हो, तो पता है उस ब्लाइंड पर्सन को मना कर दिया जाता है स्विमिंग पूल में आने से। तो इस प्रकार की चीजें भाई देखिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो एज अ डिसेबल्ड पर्सन, तो उसके लिए आपका पैरालंपियन होना जरूरी नहीं है। मतलब पैरालंपिक्स में जाके आप गोल्ड जीतो, सिल्वर जीतो, मेडल जीतो और उसके बाद ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। हम एज एन इंडिविजुअल, हम एज अ मेंबर ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी ऑफ इंडिया, हम खुद डिसेबल्ड पर्सन्स को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती जाके आप उनकी मदद करने लगो। मदद की जरूरत है तो मदद करिए, जबरदस्ती जाके मदद मत करिए। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन पे, क्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी सरकार बनवा रही है, वहां पे तो स्पेसिफिकली डिसेबल्ड के लिए अलग अलग आप कह सकते हो सुविधाएं वगैरह बनाई जा रही है। बट ओवरऑल सोसाइटी में, खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, वहां पे डिसेबल्ड्स की एंट्री पूरी तरीके से अलाउड होनी चाहिए। उनके लिए स्पेसिफिक एक्सेस होना चाहिए चीजों का। उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं है। प्लस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इसको कभी कभी क्रिटिसाइज कर दिया गया। मोदी जी ने इनको दिव्यांगजन कहा। तो मतलब ओवरऑल कुछ ऐसे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर चीज में डिसेबल्ड हैं, बट ओवरऑल उनके पास कुछ अलग से ताकत है। मतलब
देखिए, डिसेबल्ड पर्सन को डिसेबल्ड पर्सन कहना अच्छा नहीं लगा, तो हमारे मोदी जी ने नाम दिया दिव्यांगजन। अब इसके चलते क्या हुआ कि वो भी उल्टा पड़ गया। मोदी जी को लोग उल्टा सीधा सुनाने लगे कि आप भाई इनको अलग से नाम क्यों दे रहे हो, ये डिसेबल्ड हैं, इनको एडिशनल असिस्टेंट्स की जरूरत है, तो आप इनको सुपर नेचुरल पावर होने वाला इंसान बता रहे हो, तो और इनके खिलाफ टैबू फैला रहे हो। तो इस तरह की भी चीजें हैं। तो ये अलग से डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए इस प्रकार का टैबू लेके आना कि भाई इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये बहुत अलग हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि बाकी नॉर्मल सिटीजन्स की तरह हैं, बस उनको कुछ एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है। और वो एडिशनल सपोर्ट सरकार की तरफ से भी, सरकार तो देखो दे ही रही है, लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एज अ सोसाइटी, हमारे अंदर ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हम इन डिसेबल्ड पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को समझें, इनको अपने साथ मिला के अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करने की कोशिश करें। और जब भी आप किसी डिसेबल्ड पर्सन की कंपनी में रहो, आप उसको ये एहसास मत होने दो कि उसको कोई प्रॉब्लम है। समझ गए? यही आपकी सबसे बड़ी जीत है और उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसको खुद के दम पे चीजें करने दो, वो खुद के दम पे चीजें करने चाहते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन कहीं जा रहा है डिसेबल्ड का, तुम उसकी थोड़ी मदद कर दोगे तो तुम क्या उसकी जिंदगी थोड़ा आसान कर दोगे यार? वो तो डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर ही रहा है, तुम्हारी थोड़ी मदद करने से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ओके, हाँ, तुम्हारी मदद करने से उसको थोड़े समय के लिए ह्यूमिलिएशन जरूर लगेगी। तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मदद मत करो। कोई ब्लाइंड पर्सन अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बिल्कुल मदद करिए, ठीक है ना। मतलब ये भी मत करना कि एकदम ही मदद करना बंद कर देना। आप समझ सकते हैं कि कब मदद करने की जरूरत है और कब नहीं है, वो आप कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करोगे। फिर ये बोला गया है कि वो डिसेबल्ड पर्सन जो स्पोर्टिंग एस्पिरेशन रहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, उनको भाई ओवरऑल काफी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, तो स्पोर्ट्स के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ऐसा बोला जाता है कि डिसेबल्ड पर्संस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो ओवरऑल एक सिस्टमैटिक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और पैरालंपिक्स में जो हमारे पैरालंपियन निकल के आ रहे हैं, अगर हम अपनी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को थोड़ा रिफॉर्म कर सके, उनके अंदर गवर्नेंस रिफॉर्म लेके आए तो अच्छा है। देखिए, लीडरशिप तो हमारी पैरालंपिक कमेटी की अच्छी है। जो फॉर्मर मेडल विनिंग हमारी पैरालंपियन है दीपा मलिक, ये हेड है आपकी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ अच्छी चीजें भी रिसेंटली की गई हैं। तो जो ओलंपियंस मेडल जीत के आते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा मेडल जीत के आए, अभी नीरज चोपड़ा मेडल जीत के आए, इनको गोल्ड मिला, तो इनको बहुत सारे यहाँ पे इनाम वगैरह मिले। अगर अवनी लाखेरा मेडल जीत के आ रही तो उनको भी जो इनाम मिलता है सरकार की तरफ से, उसका सेम कैश प्राइस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एबल बॉडीड ओलंपियन को आप ज्यादा कैश प्राइस दे रहे हो और एक पैरालंपियन को आप कम कैश प्राइस दे रहे हो। तो ये एक अच्छी, आप कह सकते हो, मुहिम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से कि भाई जो ओलंपिक हमारे एबल बॉडीड एथलीट्स हैं और जो पैरालंपियन हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। प्लस जो सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइडर्स होते हैं, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरालंपियन इवेंट हुआ टोक्यो में, तो जिसका सीधा प्रसारण है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जो विजुअली डिसेबल्ड है वो भी इसका आनंद ले सके। तो डिसेबल्ड पर्संस के लिए भी प्रसारण, आप कह सकते हो, व्यूअर फ्रेंडली हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो डिसेबल्ड पर्संस हैं वो इन पैरालंपियन की सक्सेस से खुद करज ले सके, खुद अपने अंदर एक हिम्मत ला सके कि हाँ भाई वो भी हमारे देश के लिए मेडल जीत के ला सकते हैं। ओके, और फाइनली बात करते हैं मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पे बात हो रही है आपकी मेघालय की। देखिए, मेघालय की कैपिटल शिलोंग के पास एक विलेज है, ओमदो ब्रिथे विलेज। आप विलेज के बारे में जानने सुनिए, सिर्फ कहानी सुनो। इस विलेज में एक समय पे रॉकी टेरेन्स हुआ करती थी, खूब सारी नदियां बहती थी, वैलीज थी, खूब सारे पहाड़ थे। लेकिन अब इसके पहाड़ और नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से डिटेरियोरेट कर रहे हैं। क्यों डिटेरियोरेट कर रहे हैं? मेघालय एक ऐसा स्टेट है जिसको वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बोला जाता है। बहुत पानी बरसता है। अभी इतना पानी बरसने के बाद भी आज की डेट में मेघालय में सीवियर वाटर क्राइसिस है। इसका क्या मतलब है? जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है ना मेघालय का, वो काफी गड़बड़ है। पहले जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी मेघालय की, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज वाली, उसको हमने छोड़ के अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। बेकार की अनप्लान्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो कि नेचुरल एक्टिविटी और जियोलॉजी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। प्लस जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज अवेलेबल नहीं है। वो एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद ले रही है नॉलेजेस के लिए। तो सरकार को ऐसा लगा कि भाई इससे पहले जो मेघालय की जियोलॉजी है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की प्रिस्टीन जियोलॉजी है, ये भी बर्बाद हो जाए। हमें जरूरत है कि हम लोकल लेवल पे जो भी कम्युनिटीज हैं उनकी मदद करें, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएं, उनको अपने इलाकों से जोड़ें और ओवरऑल इलाके का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन बंद करें। और इसके लिए एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया।
यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई गई। इस क्रॉस फंक्शनल टीम में जो लोकल लेवल थे उनको इन्वॉल्व किया गया, लोकल लेवल के जो लोग थे, जो लोकल कम्युनिटीज थी उनको वहाँ की इकोलॉजी के बारे में ज्ञान दिया गया। मनरेगा की फंड्स को इस्तेमाल किया गया, तो जो भी लोकल इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन करना था उसमें ठेका मनरेगा के फंड्स का इस्तेमाल करके दिया गया और वहीं के लोगों को हायर करके इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया गया। टेक्नोलॉजी में भी इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का भी 2000 विलेज कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स को यहाँ पे लेके आया गया है। आइडिया है कि आगे आने वाले समय में 14,000 से 18,000 कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स आएंगे जो कि ग्राउंड लेवल पे विलेज में काम करके डिजिटल एप्लीकेशंस की मदद से ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल एप्लीकेशन क्या है? पार्टिसिपेंट डिजिटल अटेस्टेशन। ये क्या है? तो वो कम्युनिटी कैडर जो कि ग्राउंड लेवल पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और मेघालय के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस को पार्टिसिपेंट डिजिटल अटेस्टेशन के थ्रू दिखाएंगे। हर पर्टिकुलर प्लेयर को QR कोड दिया जाएगा, जब भी वो काम पे आएगा उसने क्या क्या काम किया वो इस सिस्टम में लॉन्च कर सकता है और अपनी अटेंडेंस को लगा सकता है थ्रू दिस ऐप नेम्ड एज पार्टिसिपेंट डिजिटल अटेस्टेशन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्चुअली में यही याद रखना है। याद आपको ये रखना है कि मेघालय इकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग था, पानी यहाँ बहुत बरसता था, लेकिन अब यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। देखिए सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है, क्योंकि जिस इलाकों में पानी ज्यादा बरसता है वहाँ सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, बट फिर भी एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के चलते मेघालय की इकोलॉजी तबाह हो रही थी। तो इस इकोलॉजी को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम को अपने नोट्स में कोट कर लो, जो कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स को अक्सर कर आप किसी क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि भाई हमारे देश के द्वारा और हमारी सरकारों के द्वारा ऐसे कौन से मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जो कि हमारी इकोलॉजी को सुधार सकते हैं, तो आप मेघालय का एग्जांपल कोट कर सकते हो कि भाई ये जो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ये कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स को लेके आ रहा है ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, लोकल लेवल को नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, मनरेगा के फंड्स का इस्तेमाल करके लोकल लोगों को नौकरियां भी दे रहा है और उनको डिप्लॉय करके कम्युनिटी और इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। इस प्रकार की 3-4 लाइनें लिख दोगे ना, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। प्लस इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट एक और है कि ये बताया गया कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया मेघालय में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप दोस्तों आपको काफी चीजें समझ में आई हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन बटन दबाएं। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।